सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान में चीनी की कीमत तारीख में पहली बार 200 रुपये से तजावुज़ कर गई है। हुकूमत ने कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए तमाम ड्यूटीज़ माफ़ करते हुए गुज़िश्ता हफ्ते 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दी। कल हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुआहिदा तय पाया, जिसमें चीनी की एक्स मिल पर प्राइस को इस 159 से बढ़ाकर 165 रुपये मुकर्रर किया गया। दरामद की जाने वाली चीनी पर टैक्स छूट देने पर IMF की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया है और इसे मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा गया कि टैक्स छूट से कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। इस पर हुकूमत की तरफ से वजाहत दी गई कि चीनी की दरामद फूड इमरजेंसी के तहत की जा रही है, मगर इस पे IMF ने ये जो वजाहत दी है हुकूमत ने इसको मुस्तरद किया है। जिसके बाद हमने देखा कि आज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस लिया और 50,000 मेट्रिक टन चीनी की दरामद का नजरसानी शुदा टेंडर जारी किया गया है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हर चंद साल बाद चीनी माफिया सरगर्म होता है और चीनी का एक मसनूई सा बहरान पैदा हो जाता है। कीमतों में इजाफे के जरिए हम देखते हैं कि अरबों रुपए आवाम की जेब से निकाल लिए जाते हैं। एक टाइम लाइन हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि किस तरीके से एक साल के दौरान चीनी की कीमत 200 रुपए से भी तजावुज़ कर चुकी है। यही शहबाज हुकूमत इन्होंने जून 2024 से अक्टूबर 2024 के दौरान मजमूई तौर पर 7,90,000 मेट्रिक टन इजाफी चीनी बरामद करने की मंजूरी दी। काबीना दस्तावेज के मुताबिक जून 2024 में हुकूमत ने चीनी के इस एक्स मिल कीमत 140 रुपये मुकर्रर की। उसके बाद अक्टूबर 2024 में ही मजीद 5 लाख टन इजाफी चीनी की दरामद करने का फैसला कर लिया गया। शहबाज शरीफ साहब इस फैसले का न सिर्फ क्रेडिट लिया, इसका दिफा भी किया और कहा कि हमने 211 मिलियन डॉलर की चीनी को एक्सपोर्ट किया है। अगर एक्सपोर्ट ना होती तो ये चीनी स्मगल हो जाती। इसी साल मार्च में हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत को 140 रुपए से बढ़ाकर 159 रुपए कर दिया और डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने बरमला ये बात भी कही कि अब चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए से जायद नहीं होनी चाहिए। 180 और 200 की बातें सुनने को ना मिले। अब नाज़रीन, चीनी की कीमतों के बारे में हुकूमत के तमाम दावे खोखले साबित हुए। एक तरफ चीनी बरामद की जा रही है और साथ ही हुकूमत ने एक्स मिल प्राइस में भी इजाफा कर दिया है, जबकि शहरी 200 रुपए से जायद कीमत पर चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। आखिर क्या वजह है कि हुकूमत चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने और मुल्क में चीनी के जो स्टॉक है उसका दुरुस्त तखमीना लगाने में हमेशा ही नाकाम नजर आती है? क्या शुगर मिल्स कार्टेल इतना मजबूत हो चुके हैं कि हुकूमती फैसलों के ऊपर असर लगे? क्या IMF के रद्द-ए-अमल के बाद अब हुकूमत टैक्स छूट वापस लेगी? इन इम्कानात का जायजा लेंगे, जिसके लिए हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड जनाब कैसर अहमद शेख साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक बहरान की सी कैफियत है चीनी के बहरान की। पहले हुकूमत की तरफ से एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी जाती है, उसके बाद ये दावे जो हमने अपने नाज़रीन को भी अभी सुनवाए कि कीमत एक महदूद 180 से ज़्यादा नहीं होगी, 180 से। लेकिन इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के शहरी 210 रुपये पे की कीमत भी दे रहे हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की जाए ना कि दोनों क्यों हो रही हैं, तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। ये हर मुल्क में एक ही वक्त में एक चीज़ इंपोर्ट भी होती है और वो एक्सपोर्ट भी होती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस वक़्त ये हमारी कैबिनेट में ये बताया गया कि वाफर स्टॉक है और अगर स्टॉक कुछ एक्सपोर्ट किया जाए चीनी तो कीमत 135 रुपये उस वक़्त थी, जो उससे नहीं बढ़ने दी जाएगी। और एक हमारी कमेटी भी बनी, मिनिस्ट्रियल कमेटी, जो इसको पूरा हर हफ्ते उसकी मीटिंग करके उसको पूरे विजिलेंस करती थी कि कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। और असल में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के पास जो फिगर्स होती हैं उसी के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है। पूरी काबीना में थ्रेडबेयर डिस्कस हो के मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बार बार कहा कि कीमतें बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और हमारी जो कमेटी थी मिनिस्ट्रियल, वो भी इस बात का ख़ास ख्याल रख रही थी। लेकिन ये अचानक पता चला कि क्वांटिटी शायद
कोई शार्ट है, क्योंकि उतनी क्वांटिटी जो एश्योर कराई गई थी तो वो कीमतें तो अब बढ़ गई हैं और अब इंपोर्ट की इजाज़त दी जा रही है। ये होना तो नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा इस पर और निगरानी करनी चाहिए थी। और जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें तमाम जिनके पास स्टॉक की रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें ये फैसला करना चाहिए कि कहाँ लैकिंग हुई और क्यों प्राइसेस बढ़ी। कुछ वर्ल्ड मार्केट की प्राइसेस भी होती हैं, कमोडिटीज़ में जो प्राइस होती है ना, दुनिया की वर्ल्ड मार्केट की कमोडिटीज़ प्राइस से भी रिलेट होती हैं हमारी प्राइसेस। और ये अभी काफ़ी चीनी की प्राइस बढ़ी हुई है और जिसकी वजह से इंपोर्ट का फैसला किया गया है, कुछ क्वांटिटी इंपोर्ट हो ताकि प्राइसेस कम हो। और फ़िलहाल क्योंकि वक्ती शार्टेज का ये स्पेकुलेटिव जो जहन होता है उसके मुताबिक वो ये कीमतें बढ़ा रहा है मार्केट की फोर्सेज जो है। ये जो एक्सपोर्ट का फैसला था 7.5 चीनी का, ये इंटायरली हुकूमत का फैसला था या इसमें इन्फ्लुएंस शामिल था, इन्फ्लुएंस किया गया हुकूमत को शुगर मिल्स की तरफ, मालिकान की तरफ से? ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। फैसलादारी तो उसी का, देखिए कैबिनेट जो फैसला करती है वो तो उसी के ऊपर फैसला होता है ना कि क्वांटिटीज़ कितनी पड़ी हैं या जो रिपोर्ट दी जाती है कि प्राइसेस कैसे रहेंगी। हमने तो कैबिनेट पूरी ने ये फैसला ये किया, बार बार इसको 3-4 बार 5 बार मुख्तलिफ कैबिनेट की मीटिंगों में इसको डिस्कस किया गया और ये एश्योर किया गया कि प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन वो क्वांटिटी जो है उस अगर ज़रा भी प्राइस बढ़ेगी तो हम एक्सपोर्ट को उसी वक्त रोक देंगे। लेकिन उसके बावजूद ये आप देख रही हैं कि प्राइसेस बढ़ी हैं, तो ये सारा चेक करना पड़ेगा कि क्या कहाँ लैकिंग हुई, किस जगह हुई। कैबिनेट तो वही फैसले करती है जो उसके पास इंफॉर्मेशन आती है और अभी हमें अपनी इंफॉर्मेशन को ज़रूर रीचेक करना होगा कि कहाँ लैकिंग हुई है, कहाँ प्राइस जो बढ़ने की तवक्को नहीं थी क्यों बढ़ी है। ये बात तो अब सामने आई है, इसकी बाकायदा मैं समझता हूँ छानबीन होगी। तो ये मिल्स मालिकान के साथ 160 रुपये का जो रेट तय हुआ वो किस बुनियाद पे हुआ? फिर अब हम देख रहे हैं कि जो एक्स मिल्स प्राइस है और जो रिटेल की प्राइस है उसमें भी ये गैर मामूली बात है कि 35 रुपये से भी ज़्यादा का फ़र्क नज़र आ रहा है। सो कितना होना चाहिए आपकी नज़र में और ये फैसला फिर किस बेसिस के ऊपर हुआ? देखिए रेट, कमोडिटी की प्राइसेस का आप रेट फिक्स नहीं कर सकते। इंटरनेशनल फोर्सेस भी होती हैं जिससे कमोडिटी की प्राइसेस होती हैं, क्योंकि वो बैरून मुल्क चल जाती हैं, स्मगल हो जाता है या कीमतें ज़्यादा हों तो बाहर से चीनी आ जाती है। तो ये या कोई भी कमोडिटी, तो ये देखिए ये 165 फिक्स किया गया है। मैं समझता हूँ कि शुगर मिल मालकान इसके ऊपर एडहायर करेंगे और ये जो मार्केट में आर्टिफिशली मसनूई तौर पे बढ़ाई गई है कीमत वो वापस आएगी और शुगर मालकान, क्योंकि उनके पास खासा स्टॉक है चीनी का और वो इनसे नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे। ये हुकूमत के साथ अभी एमिकेबली बिलिंगली तय हुई है कीमत और मैं समझता हूँ कि उस पर अमल किया जाएगा और चीनी की प्राइसेस जो है वापस होंगी। अगर नहीं अमल किया जाता तो फिर क्या होगी शेख साहब? एक्शन तो अब डिपेंड करता है ना, पहले मामला क्या हुआ है, सारी इंक्वायरी होगी, एक्शन तो उसके ऊपर हो सकता है ना, क्या एक्शन होता है। देखिए वो तो मिल मालकान ने जो अगर उसमें पाबंदी ना की, कीमतों को उन्होंने जो मुआहदा किया है उस पर अमल ना किया तो उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या एक्शन होना चाहिए लाजमी तौर पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मिल मालकान पे हमें को करनी चाहिए कि वो प्राइसेस को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि खासा स्टॉक मौजूद है और नई इंपोर्ट भी होगी तो उससे भी कीमतें मार्केट में स्टॉक की फरावानी हो जाएगी और कीमतें बढ़ने से रुकेंगी। मुकम्मल इन्हिसार मिल्स मालिकान के ऊपर तो आगे नहीं हो सकता, हुकूमत की अपनी भी कोई रेट नज़र आनी चाहिए जो हमें नहीं शेख साहब नज़र आती। अब IMF की तरफ से सख्त एतराज़ किया गया है, उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी के हवाले से कहा कि ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, प्रोग्राम मुतासर हो सकता है IMF का। सो अब एक इतना बड़ा रिस्क तो हुकूमत की तरफ से ले लिया गया, कैसे कायल करेंगे IMF को? दीगर तबकात को तो हर चीज़ पे यही जवाब दिया जाता है कि IMF की शराइत बहुत सख्त हैं, उनसे हम इधर उधर नहीं हो सकते। नहीं, IMF का तो जो मुआहदा
देखिए वो कहा गया ना कि ड्यूटी और जो सेल टैक्स है और जो इसके अखराजात हैं वो कम किए जाए ना, तो ये तो कंज्यूमर के मफाद में है, ये तो आम बंदे के इस्तेमाल में है, यानी फ़ायदे में है। इसमें शुगर मिलों का तो कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर सस्ती चीनी आएगी तो उसमें शुगर मिलों को क्या फ़ायदा है। लेकिन IMF से हमारा मुआहिदा है, पाकिस्तान एक प्रोग्राम में है और उसको हमने पूरा अमल करना है IMF के प्रोग्राम में। तो ये अगर IMF के साथ कंसेंट के साथ होता है तो तब तो ठीक है। उसको पहले भी कई मामलात में कोशिश की गई है IMF को कन्विंस किया जाए और जो उनसे पाबंदियां तय हुई हैं, जो मुआहिदा तय हुआ है उस पर अमल किया जाए। नहीं तो अगर ज़रूरी है तो उनको कन्विंस किया जाए। तो ये दोनों कोशिशें हो रही हैं हुकूमत के लेवल पे, हर किस्म की कोशिश हो रही है। और अगर ड्यूटीज़, हुकूमत का कहना है कि बग़ैर ड्यूटी के टैक्सेस के चीनी इंपोर्ट होगी, तो ये तो आम सारे आम इस्तेमाल करने वाले के फेवर में है, ये मिलों के फेवर में नहीं है, ये तो मिलों के अगेंस्ट है बात। लेकिन अगर IMF को अब क्या ऑब्जेक्शन है ये देखना पड़ेगा कि उनके साथ किस किस्म का मुआहिदा हुआ है और उनका ऑब्जेक्शन क्या है। उसको तो हमने हर सूरत में, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, तो हमने IMF की जो शराइत तय हुई हैं उन शराइत पे अमल करना है और उस पर पूरा उतरना है। और उनको आपस में बातचीत होती रहती है। IMF को मौजूदा हालात के मुताबिक कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी और ये इसके बाद ही फैसला हो सकता है। लेकिन ये एक आम तासुर है जाहिर किया जाएगा पाकिस्तान में कि ये जो शुगर मिल्स मालिकान है ये इलीट से ताल्लुक़ रखते हैं, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़ एक सियासी असर और रसूख रखते हैं, हुकूमतों में मुख्तलिफ मौक़ों पे हमने शामिल देखे हैं। सो जो हुकूमत, और फिर उसके बाद हम देखते हैं हर कुछ अरसे बाद एक शुगर क्राइसिस पाकिस्तान में होता है। तो हुकूमत की फ़ैसला साजी के ऊपर इतने ज़्यादा हावी क्यों है मिल्स मालिकान? देखिए, ये फैसला जो है वो काबीना का बड़ा सोच समझ के फैसला, जो फिगर्स सामने दी गई, जो कि मालूमात प्रोवाइड की गई और ये बताया गया कि इतने स्टॉक मौजूद हैं और प्राइस बढ़ेगी नहीं, ये एश्योर कराया गया काबीना में। हमने जो फैसला दिया है काबीना ने, मुश्तरका फैसला था, कंसेंसस के साथ था, लेकिन उस फैसले में एश्योर कराया गया था कि कीमत 135 से के लगभग रहेगी, 1-2 रुपये का फ़र्क से ज़्यादा नहीं होगा, और अगर फ़र्क होगा तो इसकी एक्सपोर्ट बंद कर दी जाएगी। तो क्यों उस फैसले पे मैं समझता हूँ कि अमल होना चाहिए और ये देखा जाएगा। कैबिना का तो ये फैसला है हुकूमत, इसमें कोई मिल मालकान का अगर कोई इन्फ्लुएंस होता तो हमें पता होता ना काबीना में कि उन्होंने कोई अपने तौर पे ये चाहा है कि, क्योंकि उस वक्त तो क्वांटिटी ज़्यादा थी, हमें डॉलर की ज़रूरत है, हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत रहती है पाकिस्तान को हर वक्त। हम चाह रहे थे कि एक्सपोर्ट की फिगर बढ़े, अगर वाफर स्टॉक है तो एक्सपोर्ट हो जाए। लेकिन ये आगे प्राइसेस की जो बढ़ोतरी हुई है, इससे ये तय हुआ है कि क्वांटिटी इतनी नहीं थी, जो सफिशेंट स्टॉक नहीं था और इतनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। ये आज कीमतों ने ये साबित किया है और उस वक़्त की ये फिगर्स हमारे सामने, जो काबीना ने जो फैसला किया है वो तो उन स्टॉक्स की नोयत में जिसमें ये एश्योर कराया गया था कि स्टॉक वाफर है और कीमतें नहीं बढ़ेगी। शेख साहब, फिर अब ये आपकी गुफ्तगू से लगता है कैबिनेट को मिसलीड किया गया। आपने स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का भी जिक्र किया, जिन्होंने फिगर फजिंग की, गलत आदादो शुमार बताए, नंबर्स का हेर फेर किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मामलात हुआ, कहाँ लैकिंग है, किस जगह, और अगर जो भी इसका हो जो इसमें किसी का कोई इंटेंशनली कोई ऐसी जानबूझ के कोई किसी का कोई मकसद इसमें है तो उसकी बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि कहाँ लैकिंग हुई है, किस जगह प्रॉब्लम्स हुए हैं और किस वक्त हुआ है और क्यों कीमतें बढ़ी हैं। इस तमाम चीज़ों को बड़े तरीके से सारी थ्रेड बेयर इसके तमाम मामलात को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई फैसला हो सकता है कि क्या एक्शन किया जाए। देखना होगा कि हुकूमत आइंदा के लिए भी कोई मयार तय करती है या नहीं करती इस पे। किसी ने जानबूझ के शेख साहब, मैं अब सियासी गुफ्तगू टॉपिक की तरफ लेकर जाऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक तरफ एहतजाज की धमकी दी है, एक सेगमेंट है PTI में जो चाहता है कि मुज़ाकरात और बातचीत हो, अगेन हो तो इस्टेब्लिशमेंट से ही हो, लेकिन फिर भी बातचीत चाहते हैं। आप लोग मुतअद्दिद बार ये बात कहते हैं कि मुल्की माशी इस्तेहकाम के रास्ते में ये रुकावट होता है, सियासी जमातों का सड़कों पर आना, मुजाहरे होना, एहतजाज होना, लेकिन हुकूमत कुछ करती हुई तो नज़र नहीं आ रही। क्या आप लोग रब्ता करेंगे PTI से कि वो सड़कों पर ना आए और मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, जो अभी तक हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा?
बिल्कुल लाजमी तौर पे डायलॉग जो है वही हल होता है, वही हल होता है। ये हमारी कोशिश है। पीटीआई को कई बार हम मुफाहमत का इनवाइट कर चुके हैं और उनसे ये हमने कहा है कि आइए बैठिए डायलॉग करें। उनकी ये ज़िद है कि जो बातचीत होगी वो इस्टेब्लिशमेंट से होगी, हालांकि एक जमहूरी पार्टी किसी सूरत में उनको खुद हचक होनी चाहिए इस किस्म की बात करते हुए कि जमहूरी पार्टी का तल्लक है, आपस में पार्टीज़ की डिस्कशन हो सकती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई रोल नहीं है पॉलिटिक्स में, होना भी नहीं चाहिए, अगर कहीं है तो उसमें कम होना चाहिए उस रोल को। और ये बात करना कि नहीं जी हम बात करेंगे, वो असल में उन्होंने देख लिया कि रेजिस्टेंस उनकी हुई नहीं, कोई इतनी एहतजाजी तहरीकें उन्होंने चलाई, कोई रिजल्ट नहीं है, लोग थक चुके हैं, लोग आने को तैयार नहीं है सड़कों पे। ये कितनी बार भी तहरीकें चला लेंगे, मैं एज ए पॉलिटिकल पर्सन आपको ये यकीन दिलार नहीं कराता हूँ कि लोग बड़ी अब इस तरह से थक चुके हैं सियासत से, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई हल निकले। जब हम डायलॉग की बात करें, देखिए इंडिया हमारा दुश्मन है, उसने पाकिस्तान पे हमला किया है और ज़्यादती की है, उसके बावजूद पाकिस्तान चाह रहा है कि कश्मीर के मामले पे, पानी के मामले पे हम बैठने को तैयार हैं, आए डायलॉग करें। ये क्या, ये तो हमारे अपने मुल्क के लोग हैं, इनको क्या हो गया है कि ये अपने मुल्क के लोगों के पार्टियों के साथ बैठना नहीं चाहते, इंडिया के साथ पाकिस्तान बैठना चाहता है। और ये क्या, ये हम तो इनके कई बार हाथ बढ़ा चुके हैं, ये क्या, ये तो सिर्फ चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार रहे, मुल्क में हंगामे रहें, कारोबार जो है वो बंद रहे और अफरा तफरी रहे, और इससे ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। क्या हुआ है KPKA में जो इतनी 12 साल से इनकी हुकूमत है, तो उसका रिज़ल्ट देख लेना, KP में क्या निकला है, इन्होंने किया क्या है, परफॉर्म करें ना। वो असम्बली में भी कोई अगर इनके पास को मेरे साथ होते हैं कौमी असम्बली में, इनके पास कई बड़े काबिल मेंबरान भी हैं, लेकिन वहाँ पे पॉलिसी पे बात करें ना। मैंने तो नहीं देखा ये शुगर की जो बात आप कर रही हैं, मैंने असम्बली से में इनसे बात नहीं सुनी कोई। आए ना पॉलिसी मिलकर डिस्कस करें, कहाँ लैकिंग हुई है, क्या हुआ है या क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं ये शेख साहब ये जो बात आप करते हैं, हुकूमत ने जो की और इन असेंबली के मेंबरान को भी, खुद शहबाज शरीफ साहब मिले तो थे, लेकिन एक मौक़िफ़ PTI का भी है। वो कहते हैं एक तरफ मुज़ाकरात के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ हमारे अरकान के खिलाफ, अरकान असेंबली के खिलाफ एक्शन भी होता है, रिजर्व सीट्स को भी क्लेम कर लेती हैं तमाम जमातें, और ये दोहरी पॉलिसी है हुकूमत की। ये मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मामले पर है। बहुत शुक्रिया, कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ थे और इस बात पर जोर दे रहे थे कि मुज़ाकरात का रास्ता ही सियासतदानों को अपनाना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। PTI की जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है वो उनकी अपनी तकसीम को हर गुजरते दिन के साथ सामने ला रही है। इस पे हमारे साथ 2 सीनियर तज्जियाकार होंगे, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। PTI की हुकूमत मुखालिफ तहरीक अब पार्टी की आपसी इख्तलाफी तहरीक में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। लाहौर के जिस पार्लिमानी इजलास में पार्टी के लाहे अमल का ऐलान होना था, वो इजलास पार्टी में दरार की वजह बन गया। इस इजलास में वजीर आला गंडापुर इमरान खान की तरफ से दी गई 5 अगस्त की तारीख के मुकाबले में एक 90 रोज़ का प्लान सामने लेकर आ गए, जिससे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, सूबाई सदर जुनेद अकबर और सीनियर क़यादत ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। सलमान अकरम राजा ने आज इंतहाई सख्त लहजे में बात की और वजीर आला अली अमीन के इस ऐलान को बेमानी करार दिया। सिर्फ यही नहीं है, लाहौर में होने वाले इस इजलास में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर को आमने सामने भी ये इजलास लेकर आया है। जैसा कि आलिया हमजा ने इस इजलास में दावत से मुतालिक पार्टी क़यादत के मौक़िफ़ पर सवाल उठाया, तो आज सलमान अकरम राजा ने उन्हें खबरदार करते हुए माफ़ी का मुतालबा कर दिया। ये बहुत सख्त लहजा था जो आज सलमान अकरम राजा ने अपनाया। जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टी के अंदरूनी तकसीम, इस किस्म के एक दूसरे के खिलाफ जज्बात, ये कि पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं और आगे क्या मुस्तकबिल नज़र आता है इस तहरीक के हवाले से। इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से अतर काज़मी साहब और आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं और इन मामलों के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं। आमिर साहब, मैं आपसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी, ये आपसी तकसीम है। अपने टॉक शोज़ में जब हम आपसे तज्जिया लेते थे तो अक्सर इसकी निशानदही की जाती थी, लेकिन खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पार्टी की तंजीम है उसको पॉइंट आउट किया जाता था कि इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ धड़े हैं। अब ओवरऑल जमात के अंदर ये जो हमें डिफरेंसेस नज़र आए हैं, ये कितना बड़ी रुकावट है PTI की एक मौसर तहरीक के रास्ते में और लीडर की रिहाई करवाने के रास्ते में? देखें, एक हिस्सा वो है जो आपने सुनवाया और दूसरा वो है जो आज
इस शदीद गुस्से के आलम में जैसे वो अपनी किसी इंटरनी वकील को डांट रहे हों। आलिया हमजा के साथ जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया, मेरा ख्याल है कि पहले तो उनको अपने अंदर जमहूरियत लानी चाहिए सलमान अकरम राजा साहब को, कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के ऊपर अपने लोगों को इस कदर बरहमी से लोगों के बीच में ये तजलील थी, ये कुछ और नहीं था। लेकिन मैं जो हमेशा कहता हूँ कि ये कन्फ्यूजन खुद खान साहब क्रिएट करते हैं। तो आज बैरिस्टर सैफ जब मिले हैं तो उसके बाद ये जो लबो लहजा था, उसके बाद क्या आया कि इमरान खान ने कहा है कि वो भी ठीक बात है गंडापुर वाली, कि तहरीक तो चलती रहेगी, लिहाजा 90 दिन के ऊपर भी कोई मसला नहीं है। उन्होंने उसको भी दुरुस्त करार दे दिया जिसकी बुनियाद पे तकसीम हुई थी। आलिया हमजा ने एक तो वो ट्वीट किया कि मैं कहाँ बिजी थी मुझे बताएं, दूसरे शेख वकास अकरम ने कहा कि ये सिर्फ पार्लिमानी पार्टी का इजलास था जिसमें एबटाबाद और दीगर शहरों के ओहदेदारान भी बैठे हुए थे, ना वो एमपीए थे ना वो एमएनए थे। तो ये बात कन्फ्यूजन भी है और ये भी नज़र आ रहा है कि कोई कमांड नहीं है, चेन कमांड नहीं है, कि जिसके अंदर आज फिर एक नया ऑर्डर आया दोबारा, वो सलमान अकरम राजा की बात को सेकंड करता है कि आज के बाद इमरान खान ने कहा है कि मैं ना सुनूं कि मीडिया के ऊपर या लोगों में आके ज़ाती इख्तलाफात लोगों के सामने लाए गए हैं। पिछली दफ़ा बैरिस्टर गौहर मिले थे और मैंने उस वक्त एक दो जगह पे बात की थी, उसमें वहाँ पे वो चौधरी ज़हीर भी बैठे हुए थे और सलमान सफदर भी थे। तो उन्होंने इनको कहा था बैरिस्टर गौहर को कि एक तो आप आते रहा करें और दूसरी बात ये कि जुनैद अकबर ने टीवी इंटरव्यू क्यों दिया है जो जिसमें पार्टी के इख्तलाफात सामने हो रहे हैं। तो वो तंबीह पहुंच गई थी जुनैद अकबर को। उसके बाद ये नया काम शुरू हो गया, यानी 8 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर एक और जौहरी तब्दीली आई कि सारे लट्ठम लट्ठ हो गए आपस में सारे के सामने। पंजाब और केपी, वो जो लीडरशिप का एक होता है ना एहतराम या बात करना, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा। और ये खान साहब के सोचने की बात है क्योंकि कन्फ्यूजन तो वो खुद क्रिएट करते हैं। उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं दिया, उन्होंने कहा था 5 तारीख हमारी पीक होगी और अब वो 90 दिन की कहानी बनाई है। तो जिन वर्करों को ख्याल ये था कि बस अब ये आखिरी डेट है जो खान ने दिया 5 अगस्त पीक पे होगा तो खान बाहर आ जाएगा, अब वो 90 दिन का भी दे दिया। और भच्चर साहब कह रहे थे शायद 6 महीने भी लगे तो हम लगे रहेंगे और ये तहरीक चलाते रहेंगे। ये तो अथर यही तो बात है। इजलास जो हुआ लाहौर में उसने हुकूमत को खौफजदा करना था और उसके बजाय अब हुकूमत के पास भी एक जवाज़ है। आज इरफान साहब कह रहे थे, इरफान सिद्दीकी साहब, कि पीटीआई को चाहिए 2 कमेटियां बना दे और आपस में पहले मुज़ाकरात कर ले। सो आपकी नज़र में क्या ये कमज़ोरी जाहिर हुई है पीटीआई की? और सलमान अकरम राजा साहब का जो रद्द अमल है हैरान कुन है आपके लिए, या इस नहज के ऊपर पार्टी के अंदर जो मामलात हैं वो उनको ले आए हैं? हम बहुत सालों से सलमान राजा साहब को देखते आ रहे हैं, उनकी गुफ्तगू भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये एक उनका अलग सर रूप है जो भी हमने देखा है थोड़ी देर पहले। देखिए, एक तो इख्तलाफात यकीनन है, ऑडियो लीक्स वगैरह भी हुई और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो चलती भी रही, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जमात के अंदर इख्तलाफात हैं। अब इसको किस तरीके से वो टैकल करेंगे, क्या इसका असर उनकी किसी तहरीक पे पड़ेगा, एक बड़ा क्वेश्चन है जिसको उन जमात ने खुद देखना है। लेकिन कुछ दीगर मामलात भी हैं, जिस तरीके से इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाती है। आज भी जो लोग मिलने गए थे बैरिस्टर सैफ साहब की तो बड़ी आसानी से मुलाकात होगी, दीगर लोगों की उस तरीके से फिर मुलाकात नहीं हो सकी। बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते हैं, सियासी लोग जाके उनसे मिलना चाहते हैं, तो एक कम्युनिकेशन गैप भी है, बीच में इख्तलाफात भी हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से सेटल भी किया जा सकता है। फिर एक हालात आपके ऐसे हैं कि आपकी तमाम सीनियर लीडरशिप, आपकी जमात की तमाम सीनियर लीडरशिप इस वक्त जेलों में है। ये देखें ना, होता ही है कि कुछ लीडरशिप आपके मुल्क से बाहर चली जाए, कोई जेल में हो तो मामलात को देखा जा सकता है। आपके वाइस चेयरमैन जेल में हैं, पंजाब के अंदर सीनियर लीडरशिप आपके एजाज चौधरी हो जाएं, यास्मीन राशिद साहिबा हो जाएं, मियां महमूद रशीद साहब हो जाएं, वो जेलों में हैं, साबिक गवर्नर साहब जेल में हैं, इमरान खान साहब जेल में, तो सारी लीडरशिप जेल में। और वो लोग इस वक्त मामलात देख रहे हैं, शायद जिस इस लेवल पे उनका वो तजर्बा नहीं है। लेकिन अब तो पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 2 साल से तो यही सारे लोग एक्टिव हैं। मौजूदा निज़ाम को तो ये इनको अभी तक एक्सपर्ट बन चुका होना चाहिए था। क्या मौजूदा निज़ाम में तो देखे ना, मौजूदा निज़ाम के तो ये एक्सपर्ट बन के आपस के हाइब्रिड निज़ाम के वो पहले से ही एक्सपर्ट्स आपस के जो इनके इख्तलाफात हैं। अब मौजूदा निज़ाम की जब आप बात करती हैं, आज एक प्रेस रिलीज जारी की गई अडयाला जेल से, जेलर साहब की जानिब से। अब ये एक सरकारी अफसर है जो सरकार का पैसा लेता है, ये कोई एडिटोरियल कोई साफ़ी नहीं है। पहली लाइन बानी पीटीआई तहरीक पाकिस्तान, दूसरी लाइन बानी पीटीआई, चौथी लाइन बानी पीटीआई। पूरी प्रेस रिलीज में इमरान खान का नाम नहीं लिखा हुआ, बानी पीटीआई बानी पीटीआई। ये कौन सा सरकारी अफसर है जो बानी पीटीआई लिख रहा है? उसको पता नहीं है कि कैदी का नाम क्या है। और उसमें जो उसने सहूलतें लिखी हैं कि 400 ट्वीट्स हुई हैं, पता नहीं कितने लोग मिले हैं। मैं तो देख रहा था, मुझे शक था कि नीचे लिखा होगा 2 टेस्ट मैच और 3 वनडे भी खेले हैं उन्होंने जब वो जेल में थे। तो देखें, इन हालात का सामना पीटीआई पे तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो सकती है।
लेकिन जिस नहज पे चीज़ें पहुंची हुई हैं वो भी तो आप देखें ना कि क्या हो रहा है। आमिर राजा साहब, ये यकीनन एक तो हमें इस बेसिक पॉइंट पे ही एतराज़ नज़र आता है पीटीआई के अंदर। एक हल्का है, वो ये समझते हैं कि अभी भी मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से होने चाहिए, किसी ना किसी तरह उनसे राब्ते बहाल हों, और एक सेगमेंट है जो मुज़ाहमत चाहता है, ये तो नज़र आ रहा है। लेकिन इसको गुड कॉप बैड कॉप के तौर पर भी देखा जाए, दानिस्ता तौर पर नहीं, ये तो डिसिप्लिन के ही मसाइल हैं कि जो सबकी मुख्तलिफ राय है और वो पब्लिक में भी आ रही है, बंद कमरों में नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा भी पीटीआई को हो सकता है। कुछ लोग तो दरवाज़ा खुला रखे हुए हैं बातचीत का, और वो ऐसा माहौल बना भी सकते हैं। नहीं, वो तो अब आप देखें कि फवाद चौधरी कई जगह पे कह चुके कि हमें इमरान खान के कहने पे दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए थे और हमने गलती की। अच्छा, फिर अब जो लोग खान साहब से इजाजत लेके एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, उनको खान साहब खुद गंदा करते हैं। उनको कह देते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैंने कब कहा था, बिल्कुल नहीं बात करनी, हम तो सिर्फ बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से, कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं बैठेगा और उसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं बैठेगा, हमने डायरेक्ट उनसे बात करनी है। तो जिन लोगों को मुज़ाकरात के लिए भेजा था उनको खुद ही जीरो कर दिया। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ था, इमरान खान साहब ये कई दफा कर चुके हैं। अब जो वो तहरीक ला रहे हैं जो 5 अगस्त को अपने नुक्ते रूज पे होगी, तो हमारा और आपका तो मुताला इसी चीज पे होगा ना, कि जैसे प्रेस रिलीज की बात अतर भाई ने कही कि हाँ अडयाला जेल वाले ने, सुप्रिटेंडेंट ने ये बताया कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि जी आप अखबार नहीं देते, आप टीवी नहीं देते। और यकीन माने कि मैंने जो 3 वकला के नाम लिए, मेरी उनसे बात हुई किसी से, तो उसने कहा, मैं तो खुद हैरान रह गया जब खान साहब ने कहा कि मैंने वो इंटरव्यू देखा है, उसमें ये कहा जुनैद अकबर ने, और मैं बाहर जाके मुझे ये कहा गया था कि ये कहना है कि मुझे टीवी नहीं मिलता। तो किस बात पे आप सच और झूठ करेंगे कि वो जेलर अपनी सफाई भी ना दे कि वो क्या क्या सहूलत देता है, कि किस तरह की गुफ्तगू होती है, नतीजतन वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं दुनिया से। तो क्या ये झूठ है? क्या उनका ट्वीट नहीं आया? क्या उनके लोग उनसे नहीं मिलते? या ये तो फिर इसको उन्होंने एतराज वैसे अथर नहीं उठाया कि जेलर साहब जो है वो कैदी का नाम तो लिख लेते, वो कोई कह रहे कोई न्यूज़ चैनल के एडिटर थोड़ी है। मैं अगर हमारे में से बहुत सारे घबरा रहे थे जब नाम पे पाबंदी आई थी, हम तो तब भी नाम ले रहे थे कि मैं तो हमेशा इमरान खान कहता हूँ, मैं तो बानी नहीं कहता। मैंने तो अपने ऊपर कोई सेल्फ वो नहीं लगाई कि जी मुझे पाबंदी लग गई है। ये अपनी मर्जी है ना, कि वो हो सकता है किसी से प्रेस रिलीज ऐसे से बनवाई हो जो बानी बानी बोलते हो, लिखते हो, करते हो। कोई जेलर ने तो नहीं ना प्रेस रिलीज जारी करनी, उसने तो हकायक दिए हैं कि ये रिकॉर्ड पे चीजें हैं। बहरहाल समझने की बात ये है कि खान साहब को आज भी सियासी रविश इख्तियार करनी चाहिए। जब बैरिस्टर साहब को बड़े एहतराम के साथ अलग से मुलाकात पहले से करा दी जाती है, तो इन लोगों के जरिए उन्हें पॉलिटिकल टॉक्स को ओपन करना चाहिए, बजाय इसके कि आप हीरो बनने के लिए हीरोपंती दिखाएं और कहें कि जनाब बस ये हो जाएगा, पहले 12 जिला और फिर 26 नवंबर और अब 90 दिन आर या पार। तो भाई 90 दिन आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 12 अक्टूबर को बन रहे हैं मेरे हिसाब किताब से 90 दिन। तो अब जरूर उस दिन हम देख लेंगे कौन सा दिन, अगर आपका शो होगा तो बात कर लेंगे कि क्या है ये मतलब उनका तो था कि 5 अगस्त ये अली अमीन ने 90 दिन दे के उनको एक फेस सेविंग दिया कि हुजूर 5 अगस्त तो फौरन आ जाएगी, क्या करेंगे हम फिर अगर 5 अगस्त को कुछ ना हुआ। तो ये समझना चाहिए खान साहब को और उनके दोस्तों को कि पॉलिटिकल बातचीत करके अपनी पार्टी के लिए रास्ता बनाए, सियासत के लिए। ये जात के गिर्द ना घुमाए ना टोटली काम। ठीक है, ये अब अथर ये फेस सेविंग दी है गंडापुर साहब ने 90 दिन की बात करके, या ये उनकी अपनी एक कंसर्न है? गंडापुर साहब की क्या मजबूरियां हैं इस वक्त, जो पार्टी से मुख्तलिफ राय भी उनको लेनी पड़ रही है, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी पोजीशन के ऊपर भी बरकरार है। पार्टी को एक तरह से मुज़ामती किस्म की बात भी करने की कोशिश वो ज़रूर कर रहे थे उस दिन। देखिए, एंड ऑफ द डे वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने बहुत सारे मामला को देखना होता है। लेकिन ये कहा जाए कि इमरान खान साहब का उनके ऊपर एतमाद नहीं है, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। एक पैगाम आना है, एक ट्वीट आनी है और मामला सारे ऊपर नीचे हो जाने, तो वो हालात तो मुझे नज़र नहीं आते। बाकी जहाँ तक 90 रोज़ का ताल्लुक है, देखिए 90 रोज़ तो जब भी आप जिक्र करें तो वो ज़ियाउल हक साहब ने भी कहा था 90 रोज़ में इंतखाबात करवाऊंगा। उसके बाद अदालतों के फैसले आए, आइन में लिखा हुआ है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो जो ही 90 रोज़ का जिक्र होता है, अवाम वैसे ही कहते हैं तो फिर ना ही समझे आप जब 90 रोज़ का आप जिक्र करते हैं। बाकी जो पार्टी है वो ये कह रहे हैं कि हमारी 5 अगस्त की डेडलाइन है या हमने पीक पे उसको लेके जाना है। गंडा साहब ने अपनी ज़ाती कोई हैसियत में दी है अपने आप को डेडलाइन, लेकिन असल इशू ये है कि क्या 5 अगस्त को इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, ऐसी सूरत हाल तो हमें नज़र नहीं आ रही। उन्होंने एक तहरीक चलानी है, जमात ने जिस तरह चीज़ों को लेके आगे चलना है। जब इमरान खान साहब ने रिहा होना है अफसर, सबसे पहले खान साहब को पता चलेगा। जिन्होंने इमरान खान साहब को कैद में रखा हुआ है, हुकूमत हो जाए कोई और हो जाए, वो इमरान खान साहब से खुद बात कर लेंगे। जब मामलात हल होते हैं ना, जिस तरह मियाँ साहब वहाँ से समुंदर पार बैठ के बातें करते थे कि मरियम बीबी को क्रश करने की धमकी दे दी फलाने अफसर ने, ये जिम्मेदार होगा वो जिम्मेदार होगा।
मसला सिर्फ इतना सा है कि इमरान खान वो सारी बातें, बल्कि उससे ज़्यादा बातें पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं, जेल में बैठ के कर रहे हैं, जो थोड़ी सी नई चीज़ है जो लोगों को समझ नहीं आ रही है। जिस दिन डील होगी, कोई मसला हल होगा, वो इमरान खान साहब की ज़ात के साथ ही हो जाएगा, उसमें किसी और ने बात नहीं करनी। वो आपके आप समझती हैं कि लेकिन उस वक्त थोड़े बैकडोर राब्ते भी मियाँ साहब की जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, उन लोगों के कुछ बैकडोर राब्ते भी तो थे। जुबैर साहब भी तो कोई पैगामात लेके जा रहे थे। यहाँ पर तो हमें लगता है खामोशी छाई हुई है, दोनों इनकारी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2019 में ही ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत ऑफर कर दी थी, पंजाब की हुकूमत ऑफर कर दी थी। तो मसला ये है कि उस वक्त भी पीडीएम की हुकूमत यही कहती थी, जमीन आसमान एक हो जाए, सॉरी ऑपोजिशन, हमने इमरान खान साहब से बात नहीं करनी, हमने लाने वालों से बात करनी है। हर कोई ये कहता है, और यही बात अब इमरान खान साहब करते हैं, तो आपको हैरानगी क्यों होती है? ये इनके पास ऐसी अथॉरिटी है कि शहबाज शरीफ चाहेंगे तो इमरान खान को छोड़ देंगे। इस बात को भी अगर आपको इस पे भी कमेंट करना चाहें। और राना साहब, रिजर्व सीट्स छीन ली गई पीटीआई से, जो भी उसके कानूनी जवाज हैं, सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है और हुकूमत पीपल्स पार्टी बड़ा बरमला कह रही है कि इनके आज़ाद अरकान पे हमारी नज़रें हैं। पीटीआई के हवाले से एक डिबेट, ये बातचीत होती है और उनके खासकर सपोर्टर्स ये बात ज़रूर करते हैं कि पीटीआई के सपोर्टर्स के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। आज पार्टी के अंदर तकसीम ज़रूर है, लेकिन क्या हुकूमत को खदशा होना चाहिए एक सख्त अवामी रद्द-ए-अमल का, अगर कोई भी रास्ता नहीं रहता पीटीआई के पास सड़कों पर आने के अलावा? पहले कौन सा रास्ता है उनके पास? आए हैं सड़कों पे, इनकलाब लाए हैं, लोगों को कफन पे बांध के लाए थे। और ये जो अतहर भाई ने बात कही ना कि वो कहते थे हम उनसे बात करेंगे, वो बयानात मुझे ज़रा बता दें कि वो कब थे, क्योंकि शहबाज शरीफ और जरदारी दोनों असम्बली में खड़े होकर मिसाक जमहूरियत की ऑफ़र कई दफ़ा करते थे इमरान खान को, और बातचीत करने की ऑफ़र करते थे कि हम आपसे करते हैं कि आप बात कर लें। वो कहते थे नहीं करूँगा। जब नेशनल सिक्योरिटी का इशू आता था, इमरान खान ना आके नहीं बैठते थे साथ, वो उठ के चले जाते थे। जनरल बाजवा और डीजी फैज़ जो थे, DGI जनरल फैज़, वो आके बातचीत करते थे जब इंडिया का हमला हो, कुछ भी चीज़ें हों। लिहाजा ये बात तो हक़ाइक़ के बरक्स हैं कि वो ये कहते थे कि हम उनसे बात करेंगे। ये अलबत्ता इमरान खान साहब की एक ख्वाहिश है कि मेरी वही दोबारा मोहब्बत फ़ौज से जाग जाए, फ़ौज की मेरे से मोहब्बत जाग जाए और हम सब वन पेज पे दोबारा आ जाए, जो खुद इन्होंने फाड़ा था, कोशिश की थी दिखा के कि भाई मैं एक तरफ आपसे बहुत, आप मुझसे प्यार करते हैं तो बस करते जाएं, मैं जो भी करूँगा गलत या सही आप मुझे राब्ता करें। तो जिन लोगों ने पाला पोसा ला के वज़ीर आज़म बनाया, खड़ा किया, तो उन लोगों की नाराज़गी थी, तो उन लोगों ने दूसरे लोगों से राब्ते कर लिए। ना वो छुपे हुए थे, ना वो ढके हुए थे, वो तो जनरल बाजवा तो हर तरफ चल रहे थे ना साथ। लेकिन आज की इस्टेब्लिशमेंट बार बार पब्लिकली कह रही है, तो बिल्कुल ठीक बात है। जब इमरान खान साहब के साथ उनके तय हो जाएंगे मामला, तो कौन रोक सकेगा? ये तो सारी दुनिया जानती है उस बात को। तो खान साहब भी तो यही चाह रहे हैं ना कि उन्होंने हर तरह से, हर नाम, गंदा नाम दे के, मोहब्बत से, प्यार से, डराने से लेके अब तक सारे काम कर लिए हैं। और कभी कह देते हैं अब बस राब्ते खत्म, और फिर कहते हैं मैं उन्हीं से बात करूंगा। उनके पास है क्या इसके अलावा कहने को? और पीटीआई बिल्कुल, इनके लोग बड़े खुश थे जब 34 से 64 वोट वाली पार्टी से इन्होंने सादिक संजरानी को बनवाया था चेयरमैन सेनेट, और ये कहते थे कि ये ज़मीर की आवाज़ है। तो ये ज़मीर की आवाज़ पे हमेशा लोग बिकते हैं, आपको पता है। और केपी में तो पीटीआई के लोगों का तो वतीरा है ये बिकने का, और इमरान खान फिर बाद में बरम होते हैं। ये तो और केपी के लोग, आप स्पेसिफाई कर दें, आप अरकान की बात कर रहे हैं सर। पीपल्स पार्टी या नून मफर हैं, सारे एक ही जैसे हैं। सर आप ये क्लैरिफाई कर दे रहे हैं साहब, आपने जो कहा केपी के लोगों की, ये आप सियासतदानों की बात कर रहे हैं या आप इन जनरल ये कमेंट कर रहे हैं? नहीं, आप और किस चीज के हवाले से इन जनरल कमेंट की बात कर रहे हैं? सर आप कह रहे हैं बिकने की आदत है केपी के लोगों को। भाई केपी की असेंबली की बात हो रही है, इनके पीटीआई के एमपीएस की। आपको याद नहीं इमरान खान वहां चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि जी ओपन बैलेट कर दें। वो पंचायती बंदियालवी जब जो सुप्रीम कोर्ट लगी हुई थी इनके लिए, वो चीफ इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे कि आप ओपन कर दें। उन्होंने कहा जी आप लिख के फैसला दे दें। ये तो याद माजी है जिसकी आप बात कर रहे हैं। से बात नहीं की कि यार इसको ओपन कर देते हैं। बिल्कुल सही है, उसी सेनेट इलेक्शन का एक एक्शन रिप्ले हमें नजर आता है। बिल्कुल आमिर इलियास राना साहब, अतर काज़मी साहब, जी आप कमेंट कर दें। ये छांगा मांगा केपी में जब बसें भर के गई थी, वो कौन से लोग बिके थे? ये जब बेनजीर के खिलाफ हो रही थी तहरीक अदम एतमाद, और रहमत वो जो आफरीदी साहब थे फ्रंटियर पोस्ट वाले, हमने तो किसी को नहीं कहा कि उनको छोड़ दें। इस गाड़ी में लेके गार्ड फिर रहे थे, मेजर आमिर के साथ इधर जो बक्से लेके फिर रहे थे पैसों के। तो मसला ये है कि यहाँ पे ये गंद किसने शुरू किया, किसने डाला? अगर बंदियाल साहब की अदालत पंचायती थी तो आजकल क्या यहाँ पे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट बैठती है? जो चीजें पहले हो रही थी अब ज्यादा इंटेंसिटी से हो रही है। चल रहा है ना। ठीक है जी, ये आप दोनों का इस बात पे जरूर इत्तेफाक है, जो पहले
हो रहा था वही चीज़ें अब भी हो रही है, मज़ीद इंटेंसिटी से हो रही हैं। साहब अतर काज़मी साहब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब देखना होगा कि PTI की इस तहरीक के हवाले से कोई बाकायदा लाहेअमल बन पाता है या नहीं बन पाता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर क्या ख़तरनाक असरात हो रहे हैं उसकी तफसील आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मानसून की बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचा दी है। नेशनल डिजास्टर एजेंसी के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक 26 जून से 14 जुलाई तक 111 अमवात हो चुकी हैं जिनमें 53 बच्चे भी शामिल हैं। इन बारिशों में 413 घर भी तबाह हो चुके हैं। जून के आखिर में स्वात में 13 सयाहों के साथ जो पेश आने वाला वाकया था, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, इसके बाद से हम देख रहे हैं मुसलसल ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं जिनमें कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पंजाब में मामूल से 81% ज़्यादा, बलूचिस्तान में मामूल से 187%, खैबर पख्तूनख्वा में 34% और आज़ाद कश्मीर में 19% ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई, जबकि सिर्फ सिंध में मामूल से 66% कम बारिशें हुई। नेशनल मेट्रोलॉजी सर्विस ने रवा माह मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है, जिससे सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को आंधी के बायस इंतहाई नुकसान पहुंचने के खदशात हैं। हाल ही में साइंसी जरीदे नेचर ने एक आर्टिकल में पाकिस्तान में 2022 के सैलाब का जायज़ा लेते हुए मुस्तकबिल के लिए ख़बरदार किया कि पाकिस्तान में दरियाओं और आबी गुजरगाहों पर तजावुज़ात की वजह से सैलाब आना एक मामूल बन जाएगा। दरिया के किनारों पर बढ़ती हुई आबादी और तरक्याती सरगर्मियों की वजह से कुदरती माहौल मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से सैलाब में इजाफा हो सकता है। इस तहकीक में इस बात की भी निशानदेही की गई है कि इस सदी के आखिर तक जनूबी पाकिस्तान में 5 रोज़ मुसलसल बारिश बरसने के वाक़यात में 58% तक इजाफा हो जाएगा। रिसर्चर्स ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान को कबल-अज़-वक्त वार्निंग सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में शदीद बारिशों की वजह से दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, लिहाजा आबी गुजरगाहों के करीब जाने से आवाम को गुरेज करना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि वो मौसर इक़दाम के साथ साथ आवाम में आगही के हवाले से भी मुनासिब इक़दाम करें, और उसकी बहुत अशद ज़रूरत है क्योंकि हक़ाइक़ हैं जो कि हमारे सामने मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आ रहे हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।